Hello everyone, welcome to Abroad Quest. तो यूके टीचिंग सीरीज में आज हम एक सबसे इम्पोर्टेंट सेशन करने वाले हैं। लास्ट वीक हमने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आंसर सेशन किया था और उसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था वो था कि क्या यूके में टीचिंग जॉब लेना इजी है या हार्ड है, तो कितना हार्ड है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक सिंगल पॉइंट आंसर नहीं हो सकता, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं आपको उस जॉब को दिलाने के लिए। तो आज उन सब फैक्टर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, प्लीज़ इसको लास्ट तक देखें। मैं स्कूल से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा कि कौन कौन से एरियाज़ है जहां पर आपको वर्क करना पड़ेगा, जिससे कि आपको टीचिंग जॉब इजीली तो नहीं, बट टीचिंग जॉब के कंपटीशन में आप एटलीस्ट उतर सकें और आप अप्लाई करके सिलेक्शन ले सकें। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूके में टीचिंग करना चाहते हैं या फिर प्लानिंग स्टेज में हैं, तो आपको सबसे पहले यही सवाल आता होगा, क्या यूके में टीचिंग जॉब इजीली मिल जाती है। सोशल मीडिया पर जनरली देखने को मिलता है कि यूके आओ, पीजीसी करो, QTS लो और टीचिंग जॉब मिल जाती है, बट जो एक्चुअल रियलिटी है वो ऐसी नहीं है। यूके में टीचिंग कैरियर पॉसिबल तो है, लेकिन ये उतना सीधा, इजी और ऑटोमेटिक नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑनेस्टली ये बताऊंगा कि आपके यूके टीचिंग में कितने ज़्यादा चांसेस हैं, आपको कहाँ पर स्ट्रगल देखने को मिल सकती है, आपको कौन से जो है अपने फील्ड्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिकली और मेंटली किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा मिथ क्लियर कर लेते हैं। लोग समझते हैं कि पीजीसी कर लिया और QTS कर लिया तो हमें यूके में टीचिंग जॉब मिल जाएगी। पीजीसी QTS सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है जो कि आपको एलिजिबल बनाती है टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। एक्चुअल में जॉब उन्हीं लोगों को मिलती है जो एक्चुअल क्लासरूम प्रेजेंस के हिसाब से अपने आप को परफॉर्म कर पाते हैं, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। यूके में जब स्कूल्स रिक्रूट करते हैं तो वो सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आपका क्लासरूम में परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, आपका बिहेवियर मैनेजमेंट कैसा है, आप स्टूडेंट को किस तरीके से एंगेज करते हैं, आपके क्वेश्चंस डिज़ाइन करने का तरीका क्या है, आप असेसमेंट ड्यूरिंग द क्लासरूम कैसे कर पाते हैं। और सबसे मेन फैक्टर है कि हर स्कूल अपने आप में एक अलग तरीके का स्कूल होता है, तो आप स्कूल के एनवायरनमेंट में फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। अब जैसे ग्रामर स्कूल होते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें तो चाहिए ही, फिर उनको अलग से जो है हाईली एबल स्टूडेंट्स को पढ़ाने के तरीके आने चाहिए। जो नॉर्मल स्कूल हैं उनको सारी एबिलिटी, बिहेवियर मैनेजमेंट, एंगेजमेंट सब तो चाहिए, लेकिन जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको स्कैफोल्डिंग तरीके से, इजी तरीके से पढ़ाकर और एंगेज करने की जो है वो आर्ट आपके पास आनी चाहिए। हर स्कूल डिफरेंट होता है और उनकी रिक्वायरमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो आपको अपने आप को डिज़ाइन करना पड़ेगा उस स्पेसिफिक स्कूल में अप्लाई करने से पहले। यानी आपका हर इंटरव्यू के लिए आपका कवर लेटर, आपकी एप्लीकेशन, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी लेसन प्लानिंग हर एक इंटरव्यू के लिए डिफरेंट होगी। आपको सब कुछ स्कूल के बारे में पढ़ना पड़ेगा पहले। सो क्वालिफिकेशन इज़ नॉट एनफ टू गेट ए जॉब। हर एक स्कूल के लिए आपको अलग से अपना जो है एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है, कोई सेंट्रलाइज एप्लीकेशन नहीं होता है। उसके सारे ऑब्जेक्टिव, एम, उसका पढ़ाने का तरीका, उसके रिजल्ट स्टडी करने होते हैं, फिर उसका कवर लेटर बनाना पड़ता है। अगर फिर आपका सिलेक्शन आता है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, आपको इंटरव्यू के लिए लेसन्स प्लान करने होते हैं, उसके बाद आपको एक डेमो लेसन के लिए वो टॉपिक देते हैं, वो डेमो लेसन प्रिपेयर करना पड़ता है और स्कूल के अकॉर्डिंग, उस स्पेसिफिक क्लास की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको डिलीवर करना होता है। और इंटरव्यू में क्वेश्चन इतने प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं कि आप चैट GPT या अदर कोई AI से क्वेश्चन पूछकर उनका आंसर नहीं कर सकते। वो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें आपको आंसर करना होता है कि पास्ट में या टीचिंग एक्सपीरियंस के ड्यूरेशन में आपने वो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है, और अगर किया है तो उसको आपने किस तरीके से सॉल्यूशन किया है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स तभी आते हैं जब आप ऑलरेडी टीचिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, आपने टीचिंग की है। आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पढ़ के, यूट्यूब वीडियो से लर्न करके आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं सबसे बेसिक एंड मोस्ट आस्क्ड डाउट की, क्या यूके में टीचिंग शॉर्टेज में है। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है यस, लेकिन इसको कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है। यूके में टीचिंग तो शॉर्टेज में है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर स्कूल में, हर सब्जेक्ट में, हर सिटी में जो है शॉर्टेज है और आपको जॉब ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। शॉर्टेज जो है वो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में ही है, जैसे मैथ्स,
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड कंप्यूटिंग। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये डिमांड में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूके में क्वालिफिकेशन जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो है लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये जो शॉर्टेज सब्जेक्ट्स की मैंने बात की ये सेकेंडरी स्कूल के लिए है, इनका प्राइमरी स्कूल से अभी कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इन सब्जेक्ट्स में से हैं तो नेचुरली आपके चांसेस बेटर होते हैं, जॉब की गारंटी फिर भी नहीं रहेगी। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं कि हमें प्राइमरी में टीचिंग करनी है, तो प्राइमरी में बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपके चांसेस नेग्लिजिबल है, बिकॉज प्राइमरी इनका बेसिक फाउंडेशन होता है और वो हमारे इंडिया के जो टीचिंग जो सिस्टम है प्राइमरी का उससे कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। अगर आपके पास यूके का प्राइमरी का टीचिंग एक्सपीरियंस है या आपके टीचिंग असिस्टेंट रोल में आपने प्राइमरी में काम किया है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट बेसिस पे नहीं चलेगा, वो सब्जेक्ट नॉलेज के बेसिस पे वो रोल नहीं होता है। वही टीचर इंग्लिश भी पढ़ाता है, वही मैथ्स भी पढ़ाता है और उनके तरीके अलग होते हैं। तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट है और यहाँ के लोग उन्हीं को प्रेफर करते हैं जिन्होंने यूके एजुकेशन सिस्टम में प्राइमरी एजुकेशन ली है, क्योंकि वो उस चीज़ को समझते हैं। तो प्राइमरी में तो मैं कहूँगा कि आपकी अपॉर्चुनिटीज नेग्लिजिबल हैं। अगर आपका प्राइमरी में अच्छा एक्सपीरियंस है और होल्ड है और आप प्राइमरी स्कूल में टीचिंग करना चाहते हैं तो उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट जनरली प्राइमरी स्कूल में आपको जब टीचिंग करेंगे तो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, बिकॉज प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को स्पॉन्सर स्कूल नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनको यहीं से टीचर चाहिए और उसके लिए अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। क्योंकि अवेलेबिलिटी जब इतनी है तो उनको ज़रूरत ही नहीं है जो है वो स्पॉन्सर करने की, क्योंकि वो हायर नॉलेज बेसिस पर टीचर नहीं चलता है प्राइमरी में। प्राइमरी में तो एंगेजमेंट और पढ़ाने के तरीके से चलता है, जो छोटे बच्चों को कैसे इंक्लूड करे, छोटे बच्चों को कैसे एंगेज करे। तो सब्जेक्ट नॉलेज वाला कहेगा कि भाई मुझे पीएचडी लेवल की नॉलेज है मैथ्स में, प्राइमरी में नहीं चलेगा वो। इवन अगर मैं पढ़ाना चाहूँ, सेकेंडरी स्कूल टीचर हूँ प्राइमरी में, तो मैं भी एक्चुअल में नहीं कर पाऊंगा, जो कि मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस यूके में हो चुका। अब अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप प्राइमरी में इजीली टीचिंग कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन भी हो गया और आप प्राइमरी में अच्छे टीचर हैं, लेकिन सबसे मेन इशू है कि आपको प्राइमरी स्कूल में स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। प्राइमरी स्कूल के लिए वो स्पॉन्सरशिप नहीं देते हैं, क्योंकि प्राइमरी के लिए उनके पास काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी यहाँ पर होती है और वो उन्हीं को रखते हैं जिनका यूके का जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड भी होता है। तो टीचिंग जॉब मिल सकती है, बट स्पॉन्सरशिप की बात करें प्राइमरी में तो नहीं। मैंने प्राइमरी का टॉपिक इसलिए रेज किया है बिकॉज इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी रील्स चलती हैं, मैंने भी देखी हैं कि प्राइमरी स्कूल में टीचर बनो, ईजी है, सब्जेक्ट नॉलेज नहीं चाहिए, स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। प्राइमरी में टीचिंग जॉब, पहली बात तो टीचिंग जॉब इतनी ईजीली भी नहीं मिलती है, प्राइमरी थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है और स्पॉन्सरशिप तो प्राइमरी में बिल्कुल भी नहीं मिलती है। हाँ, आप टीचिंग असिस्टेंट एज ए काम कर सकते हैं, बट स्पॉन्सरशिप टीचर के लिए नहीं है, तो टीचिंग असिस्टेंट के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए जब लोग पूछते हैं कि यूके में टीचिंग में एंट्रेंस के कितने ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता है। हाँ, ये रिलेटिवली कुछ लोगों के लिए ईजी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए नहीं। तो जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है आपकी टीचिंग में एंट्री के लिए वो है कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होनी चाहिए, आपका वीज़ा स्टेटस और आपका एक्सपीरियंस, और आप कितने एडेप्टेबल हैं चेंज को एक्सेप्ट करने में। तो ये सारे फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं कि आपके चांसेस कितने स्ट्रॉन्ग है टीचिंग जॉब लेने के लिए। तो अब बात करते हैं इंडियन टीचिंग स्टाइल एंड यूके टीचिंग स्टाइल की। बहुत सारे इंडियन टीचर्स जो हैं वो सब्जेक्ट नॉलेज में बहुत अच्छे हैं और उनका टीचिंग में एक्सपीरियंस भी है, बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी लेते हैं, लेकिन यूके में आकर शुरुआत में उनको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बिकॉज इंडिया में जो टीचिंग है वो टेक्स्ट बुक ड्रिवन है, सिलेबस फिक्स्ड होता है और बहुत सारे टीचर्स को ये भी पता होता है कि कौन से स्पेसिफिक टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और क्या मेथड होता है। मेथड भी फिक्स होता है और वो सभी स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को सेम तरीके से पढ़ाया जाता है। बट यूके में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स नहीं होती हैं, टीचर्स को सिर्फ टॉपिक दिए जाते हैं। एक ब्रॉड करिकुलम होता है, नेशनल करिकुलम की स्टेज 3, यानी क्लास 7 से लेकर क्लास 8 तक आपको पढ़ाना है। एक होता है की स्टेज 4, क्लास 9 से क्लास 11 तक आपको पढ़ाना है। तो उनका एक ब्रॉड करिकुलम होता है, उसमें टॉपिक्स दिए जाते हैं। उन टॉपिक्स पर टीचर्स को खुद अपने लेसन बनाने पड़ते हैं। अब लेसन कैसे बनाने पड़ते हैं कि टॉपिक दे दिए और आप उनको जैसा टॉपिक है वैसा एक्सप्लेन करके आएंगे, नहीं। एक क्लास के, जैसे ईयर 9 को मैंने पढ़ाया, स्कूल में ईयर 9 के 4 बैच है, एक टॉप बैच होता है, एक मिक्स एबिलिटी होता है और एक लो एबिलिटी होता है। अब जो टीचर टॉप बैच को पढ़ाएगा उसको हाई एबिलिटी वाले लेसन जो है वो प्लान करने पड़ेंगे, एक्सटेंशन क्वेश्चन रखने पड़ेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज़ें बतानी पड़ेंगी।
मिक्स्ड एबिलिटी के अगर लेसन बनाएगा तो वो हायर वाला भी कंसिडर करेगा और कुछ बच्चों के लिए वो नॉर्मल स्केफोल्डिंग वाले टास्क भी करेगा। अब वही टॉपिक जो है लोअर एबिलिटी को पढ़ाया जाएगा। टॉपिक तो वही पढ़ाना है, लेकिन जो क्वेश्चंस के मेथड होते हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं कि सॉल्यूशन किस मेथड से किया जाएगा, कैसे बहुत ज़्यादा उसकी स्केफोल्डिंग करी जाएगी, किस तरीके के क्वेश्चन उनसे करवाए जाएंगे, एक्सटेंशन करवाया जाएगा कि नहीं करवाया जाएगा। और यहाँ पर ये सब कुछ डिसाइड सिर्फ और सिर्फ टीचर को करना होता है, ना तो स्कूल का रोल है, ना सिलेबस का रोल है, ना कोई बुक है। अब जैसे मैंने 3 लेवल बताए, अगर आपके लेसन उस पैटर्न के, उस क्लास के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं तो बच्चे आपकी टीचिंग में जो है वो एंगेज नहीं होंगे, और एंगेज नहीं होंगे तो उनका बिहेवियर जो है वो कंट्रोल नहीं होगा। और अगर आपका बिहेवियर मैनेजमेंट नहीं होगा, ना तो आपसे क्लास हैंडल होगी और ना आप उस टॉपिक को बच्चों को पढ़ा पाएंगे और प्रोग्रेस भी नहीं होगी। और उसी टाइम पर आपकी टीचिंग पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। भले ही आपके पास पीएचडी की नॉलेज है, लेकिन आप उस क्लास को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इन चीज़ों को जो है कंट्रोल नहीं करने पा रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क का मतलब है स्कूल आपको कंसिडर नहीं करेगा और स्कूल आपको टर्मिनेट भी कर सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा होता है कि अगर आप उन टारगेट को अचीव कर पाएंगे, उस स्कूल के अकॉर्डिंग पढ़ा पाएंगे, तो ही वो कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि पीजीसी के बाद या क्यूटीएस के बाद जो पहली जॉब मिलती है वो ऐसा नहीं है परमानेंट है, उसके बाद भी 2 साल का जो है ऑब्जर्वेशन होता है, उसे बोलते हैं ईसीटी, अर्ली कैरियर टीचर। जिस तरीके से पीजीसी क्यूटीएस में ऑब्जर्वेशन मैंने बताए थे आपको प्रीवियस वीडियोस में, वैसे ही यहाँ स्कूल का मेंटर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, हेड टीचर्स होते हैं, जो आपका इंडक्शन का ट्यूटर होता है, वो ऑब्जर्व करते हैं, क्लास के बच्चों से फीडबैक लेते हैं। अगर आप टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं तो आपका एज ए परमानेंट टीचर स्टेटस भी खतरे में आ जाता है, क्योंकि ईसीटी बोथ द ईयर्स आपको पास करने होते हैं, आपके टारगेट अचीव करने होते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीजीसी क्यूटीएस और टीचिंग ऐसा नहीं होता है, पीजीसी क्यूटीएस देन प्रिपरेशन फॉर दी जॉब। तो पीजीसी और टीचिंग ऐसा नहीं है। अगर आपको टीचिंग जॉब मिल भी जाती है तो आपको मेंटली और जो है साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है, और शुरू के 2-3 साल तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होता है। लेसन प्लान बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि सेम ही आप लेसन बार बार तो यूज़ ले नहीं सकते, तो आपको हर रोज़ एक नया लेसन बनाना है, नए क्वेश्चन ढूंढने, नए तरीके ढूंढने। तो टीचिंग बहुत टफ है, शॉर्टेज में, इसीलिए तो शॉर्टेज में है ये, क्योंकि यूके के लोग प्रेफर नहीं करते हैं। कई बार तो वो देखिए इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो वो दूसरी जॉब्स में चले जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिफिकेशन के लोग हैं यहाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये टीचिंग प्रोफेशन इतना हार्ड है कि जनरली उतनी हाई क्वालिफिकेशन का पर्सन इतना हार्डवर्क करना नहीं चाहता है, और इतना जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो भी वो लेना नहीं चाहता। उसको पता है यही काम मैं दूसरे जॉब में भी कर सकता हूँ, क्योंकि नॉलेज तो उसका ठीक है, कंसिडर नहीं करते हैं वो, इसलिए शॉर्टेज है। ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग मैथ्स ही नहीं पढ़ रहे हैं या साइंस ही नहीं पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं और काफ़ी एलिजिबल अच्छे लोग हैं, लेकिन वो टीचिंग प्रोफेशन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो लेवल ऑफ स्ट्रेस, लेवल ऑफ हार्डवर्क है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। एक सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर जो लोग सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। लोग कम्युनिकेशन का मतलब ये समझ लेते हैं कि इंग्लिश बोलना और इंग्लिश का एक्सेंट, जो बिल्कुल भी नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये होता है कि आप अपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कितने बेटर तरीके से इंग्लिश में स्टूडेंट्स को डिलीवर कर सकते हैं। आपके इंस्ट्रक्शंस क्लियर होने चाहिए। आप क्लासरूम में कितने प्रोफेशनली आप अपने वर्ड्स को यूज़ करते हैं। आपका जो अदर कलीग्स और स्टूडेंट्स के साथ जो प्रोफेशनल रिलेशन है, जो आप बात करते हैं, जैसे हर यहाँ पर कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि प्लीज़ है, थैंक यू है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन कौन से सेंटेंस आप यूज़ कर रहे हैं वो मैटर करते हैं। स्टूडेंट्स के साथ आपको रेपर्ट बनाना पड़ता है, उसके लिए आपको उस स्टूडेंट के लेवल का जो है वो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अगर आपने लेक्चरर के लेवल का कम्युनिकेशन कर दिया, एंगेजमेंट नहीं है। बिल्कुल लो लेवल का कम्युनिकेशन या इंस्ट्रक्शन दे दिए, फिर एंगेजमेंट नहीं होगा। तो हर लेवल पे आपको जो है अपना कम्युनिकेशन एबिलिटी दिखानी पड़ती है। सो कंक्लूजन ये है कि कम्युनिकेशन का मतलब एक्सेंट बिल्कुल भी नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है आप अपने कन्वर्सेशन में कितने क्लियर हैं, कितनी क्लैरिटी है, कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने प्रोफेशनल हैं, और आपकी क्लासरूम प्रेजेंस कैसी है। तो अगर आप यूके में टीचिंग कैरियर को कंसिडर कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रोफेशनलिज्म पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। तो अब चलते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन की ओर। क्या यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल टीचर्स को स्पॉन्सरशिप मिल सकती है?
तो इसका ऑनेस्ट आंसर है यस, हाँ मिल सकती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेटिव और लिमिटेड होती है। जैसा कि सोशल मीडियाज़ पे दिखा दिया जाता है कि आइए यूके में पीजी की है, या फिर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, या आपके पास क्यूटीएस है, या क्यूटीएस ले लिया है तो स्कूल में गए, अप्लाई किया और स्पॉन्सरशिप मिल गई। ऐसा नहीं होता है, स्कूल काफ़ी प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यूके में स्कूल जो है वो स्पॉन्सर कर सकता है अगर उनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है तो, लेकिन हर वैकेंसी स्पॉन्सरशिप वाली नहीं होती है और हर स्कूल जो है वो कैंडिडेट को स्पॉन्सर करता भी नहीं है। स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट में हमेशा जो है वो प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है। अगर उनको कैंडिडेट मिल जाता है जिसका सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है और वो यूके में अवेलेबल है और एज सून एज वो स्टार्ट कर सकता है, यानी जिसको वो खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो जनरली वो उसी को कंसिडर करते हैं एज कंपेयर कि किसी इंटरनेशनल कैंडिडेट को अब्रॉड से वीज़ा देकर यहाँ टीचिंग जॉब देने के लिए। तो इसका कंक्लूजन ये है कि स्कूल उन लोगों को कंसिडर करता है जो ऑलरेडी डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं या फिर ग्रेजुएट वीज़ा पे हैं, क्योंकि स्कूल उनको ऑब्जर्व कर सकता है, एटलीस्ट 2 साल ऑब्जर्व करेगा, स्कूल को लगता है कि ये यहाँ पर जो है एडजस्ट हो जाएगा और इसकी टीचिंग ठीक है, तो फिर उसको वो स्पॉन्सर कर देते हैं। मैंने यहाँ पर स्कूल्स में जो है डिफरेंट रोल्स में काम किया है। ऐसा नहीं है कि मुझे आते ही यहाँ पर टीचिंग मिल गई थी। मैंने करियर बेसिक से स्टार्ट किया, बेसिक से यहाँ के जो टीचिंग सिस्टम को समझा है। मैंने लर्निंग सपोर्ट का भी काम किया है, मैंने एज ए टीचिंग असिस्टेंट भी काम किया है, और 1 साल तो मैंने पूरा बिहेवियर मैनेजमेंट का रोल भी किया है। इसके साथ मैं कॉन्टिन्यूस ट्यूशन भी पढ़ाता था, जिससे कि सब्जेक्ट नॉलेज और तरीके मुझे समझ में आए। तो 3 साल से ट्यूशन पढ़ाना, 3 डिफरेंट रोल्स में काम करना, और फिर मैंने स्कूल में अप्लाई किया जहाँ मैंने पहले काम किया था। अब वो स्कूल मुझे पहले जज कर चुका था और फिर उन्होंने मेरी 1 साल टीचिंग जज की क्योंकि मेरे पास वीज़ा था। अब ऐसा कैसे हो पाया? तो बात ये नहीं है कि चलो मुझे 1 साल हो गया, चलो टीचिंग में ट्राई कर लेते हैं। मेरा एम और ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग से ही था। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी इंडिया से काफ़ी अच्छा था। तो मैंने यूके में एंट्री के बाद मुझे पता नहीं था यहाँ क्या सिस्टम है और किस तरीके से है। मैंने सीधे ट्यूशन्स के जॉब सर्च करना स्टार्ट किए, मैं और जॉब्स में नहीं गया, और मुझे फर्स्ट ही वीक में एक ए लेवल की ट्यूशन का जो है वो अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने उस बच्चे को पढ़ाया और वहाँ से काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया। और फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाना जो है रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट किया और स्कूल्स में जो है परमानेंट टीचिंग रोल्स में भी काम करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो काम करते हैं। टीचर का मतलब यहाँ पढ़ाने से बिल्कुल भी नहीं है कि सब्जेक्ट नॉलेज है पढ़ा दिया। इतने सारे काम करते हैं। पास्टोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखनी होती है। आपके पास एक फॉर्म होती है, उसके बच्चे का सारा काम आपको देखना पड़ता है, उसकी प्रोग्रेस कैसी है एंड कैसी नहीं है। असेसमेंट करना पड़ता है। जैसे आपने इंडिया में जो है वो अपन मार्क कर देते हैं, कॉपी भेज देते हैं, जो अपलोड करते हैं डेटा, जो भी डिपार्टमेंट होता है ईडीपी वगैरह। यहाँ ऐसा नहीं है। टीचर डेटा अपलोड करता है, टीचर उसका एनालिसिस करता है कि कहाँ पर लैग हो रहा है बच्चा, जो है उसकी प्रोग्रेस कहाँ नहीं हो रही है। इसको इम्प्रूव करने की स्ट्रेटेजी भी फिर टीचर को अपनी क्लास के हिसाब से खुद को बनानी है। डेटा का यूज़ करना आना चाहिए, असेसमेंट करना आना चाहिए, बिहेवियर मैनेज करना आना चाहिए। तो मार्किंग के साथ पूरा डिटेल्ड फीडबैक देना होता है, यानी वो बच्चा जो है उसकी प्रोग्रेस आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कई बार ये कहते थे कि बच्चा नहीं पढ़ रहा तो हम क्या करें। तो बच्चा नहीं पढ़ रहा तो फिर तुम टीचर किस बात के हो। टीचर का मतलब ये है कि बच्चा कैसा भी हो सकता है, लेकिन आपको उसे पढ़ाना है। अगर आप नहीं पढ़ा पाते तो आप अच्छे टीचर नहीं है, आप टीचिंग प्रोफेशन में जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते हैं काम। तो भी ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उस बच्चे के लिए वो टॉपिक जो है वो इंगेजिंग कैसे बनाना है, उसको कैसे उसमें इंटरेस्ट आएगा, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचर। तो बात ये है कि ऐसे क्लासरूम्स में अगर आपको सस्टेन करना है तो आपको वो तरीके आने चाहिए, या आपको वो तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि किस तरीके से क्लास के हर बच्चे को एंगेज करना है और उनको जो है इंटरेस्ट डेवलप करना आपके टीचिंग में। जैसा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिहेवियर इशू होते हैं कि बच्चे का बिहेवियर ठीक नहीं है, बच्चा जो है वो पढ़ नहीं रहा है। तो जैसे ही ये कंप्लेंट आती है या फिर ऐसा कहीं होता है कि बच्चा बिहेव नहीं कर रहा है, टीचर रिपोर्ट करता है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपकी लेसन प्लानिंग कैसी है। अगर बच्चा एंगेज नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपकी लेसन प्लानिंग सही नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन की कि यूके में टीचिंग के लिए एक्सपीरियंस कितना ज़रूरी है। अब बात आती है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि आपने इंडिया में टीचिंग की है या फिर आपके पास जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज है, आप पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर यूके में टीचिंग एक्सपीरियंस का मतलब है आपको टीचिंग के डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें या डिफरेंट फील्ड्स या डिफरेंट रोल्स, उनकी
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो बात करते हैं कि डायरेक्ट टीचिंग जॉब मिलना तो बहुत टफ है बिकॉज आपका वो यूके एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अब कहीं से तो स्टार्ट करना होगा। तो स्टार्टिंग जो रोल्स होते हैं वो जो सबसे बेस्ट तरीका है वो या तो आप होता है कि लर्निंग सपोर्ट असिस्टेंट, या फिर आप एज ए टीचिंग असिस्टेंट जो है वो अप्लाई करें। उसमें आपको स्कूल का एक्सपीरियंस मिलेगा, स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ किस तरीके से काम करती हैं, स्कूल किस तरीके से काम करता है, सेफ गार्डिंग के क्या तरीके होते हैं। टीचर को भी आप ऑब्जर्व करोगे जब क्लास में वो पढ़ा रहा होगा, ओके इसने ये टॉपिक किस तरीके से पढ़ाया है, उसका प्रेजेंटेशन क्या है, वो बिहेवियर कंट्रोल कैसे करता है, वो डेटा का यूज़ किस तरीके से करता है। तो आप उस क्लासरूम एनवायरनमेंट में जब बैठेंगे तो आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो इन सब ऑब्जर्वेशन से आप टीचिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सीख लोगे, और जब आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाएंगे तो अब आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों के आंसर कर पाओगे, क्योंकि आपने क्लासरूम में हर 10 मिनट्स में कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है, वो सब आपने ऑब्जर्व किया होता है, वो सब आपने एक्सपीरियंस किया होता है, फिर आप जो है वो परफेक्ट आंसर कर पाते हैं। तो इन सब रोल्स का यही फ़ायदा है कि एक तो आपको इंटरव्यू में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करने में हेल्प होगी, और आपका एक स्कूल का एक्सपीरियंस जो है वो आपके सीवी में ऐड हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा मिथ मैंने आजकल सोशल मीडिया पर देखा है और ट्रेंड में भी चल रहा है कि अगर आप एज ए टीचिंग असिस्टेंट स्कूल में काम करते हैं तो आपको स्कूल स्पॉन्सर कर देगा। स्कूल किसी भी टीचिंग असिस्टेंट को किसी भी कंडीशन में स्पॉन्सरशिप नहीं देता है, ना तो टीचिंग असिस्टेंट को इतनी अपर लेवल की जो है वो जॉब में आता है, और दूसरा बहुत सारी जो है सैलरी रिक्वायरमेंट्स को भी मीट नहीं करता है। तो टीचिंग असिस्टेंट अगर आप जाना चाहते हो, टीचिंग असिस्टेंट रोल में काम करना चाहते हो और आपका एम है स्पॉन्सरशिप, तो बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन आपको स्कूल एक्सपीरियंस लेना है, टीचिंग कैरियर में एंट्री करनी है, तो टीचिंग असिस्टेंट सबसे बेस्ट एंट्री है। तो अब दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है टीचिंग असिस्टेंट रोल में काम करने का। कई बार जिस स्कूल में आप एज ए टीचिंग असिस्टेंट काम कर रहे होते हैं उसी स्कूल में वैकेंसी आ जाती है, तो अगर जब आप अप्लाई करते हैं उसके लिए तो आपको इंटरव्यू देने का एक वहीं पर मौका मिल जाता है, और आपके चांसेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं एज ए टीचर करियर स्टार्ट करने के। और अगर आपका सिलेक्शन भी नहीं होता है तो वो जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है उसमें आप कुछ सीखते हैं, और स्कूल जो है वो आपको डिटेल्ड फीडबैक देता है कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स पर काम करना है, और वो जो है सेकंड आने वाले इंटरव्यू के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। सो इस तरीके से जो है वो आप एज ए टीचिंग असिस्टेंट स्टार्ट करके टीचिंग प्रोफेशन में एंट्री ले सकते हैं, और ऐसा ही मैंने किया। मेरे पास इंडिया का 11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस था, और वो भी हाईली रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन में, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ा। मैंने टीचिंग असिस्टेंट से ही अपना करियर स्टार्ट किया, सिस्टम को समझा। कई बार मैंने उनको कहा कि मैं मैथ्स का टीचर था तो मैंने मैथमेटिक्स के इंटरवेंशन स्टार्ट कर दिए। मुझे उन क्लासेस में भेजा जाता था जहाँ बच्चों की मैथ्स की क्लास होती थी, तो उन्होंने वहाँ पर भी ऑब्जर्व किया कि हाँ इसकी मैथ्स अच्छी है, तो मैंने भी उसी ज़ीरो से स्टार्ट किया है। पूरा स्कूल का एक्सपीरियंस लिया है 3 साल इस रोल में, और फिर टीचिंग में एंट्री हुई है। तो टीचिंग में आने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हर एक दिन मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ नया लर्न करना पड़ेगा। हर इंटरव्यू आपको कुछ सिखा कर जाएगा। हो सकता है कि 20 इंटरव्यू में आप फेल हो जाएं, लेकिन हो सकता है उन 20 इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन आपको 21वें इंटरव्यू में मिल जाए, तो उसका जो आपको सबसे बड़ा फायदा होता है। तो टीचिंग में अगर करियर बनाना है तो स्कूल में एंट्री आपको लेनी ही पड़ेगी। स्कूल का कोई ना कोई एकेडमिक रोल्स आपको ढूंढना ही पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है। सो आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जो आपका क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसको या तो वहीं पर एड्रेस कर दूंगा या फिर मैं न्यू वीडियो में उन क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि टीचिंग जॉब के लिए कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, और टीचिंग स्टार्ट करने के बाद तो डबल हार्ड वर्क करना पड़ता है। सो इट्स नॉट एन ईजी, आप सोच समझ कर डिसीजन लें। और बाकी आपकी इस जर्नी में हेल्प करने के लिए मैं तो हुई, मैंने 3 साल जो सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।